हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू प्रॉपर IAS PCS चैनल और करंट इशू एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है 30 अगस्त 2023 और आज वीडियो लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि सुबह जब मैंने अपलोड करने की कोशिश करी तो वहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था और वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो अभी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस। और कल था 29 अगस्त, आप सभी को पता है कल मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे था और उन्हीं के बर्थडे पे हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। 23 अगस्त आप सभी को पता है चंद्रयान 3 को जब हमने साउथ पोल पे भेजा, तो इस दिन से अब हम नेशनल स्पेस डे मनाने की बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है ये है कोटा इंडस्ट्रीज़ के बारे में। कोटा की जो कोचिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे क्या हुआ है कि अभी दो स्टूडेंट ने एक ही दिन में ही क्या कर दिया, अपने सुसाइड कर दिया। और 2023 में अभी तक 23 बच्चे यहाँ पे सुसाइड कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का जो प्रेशर है बच्चों पे हो रहा है एग्ज़ाम के लिए। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ को आप कभी भी एग्ज़ाम से मत जोड़िएगा, क्योंकि लाइफ इज मतलब मच मच मोर देन एनी एग्ज़ाम। और कभी भी जब आपको एंग्जाइटी होती है, प्रेशर रहता है आपके अंदर, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, आप अपने टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती है बहुत दुखद रहती हैं। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को समझिए और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ ऐसा बिहेवियर ना करिए जिससे कि वो डिप्रेशन में चले जाएँ। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते थे आदित्य L1 मिशन की। देखिए आदित्य L1 जो हमारा जो मिशन है, ये एक स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है हमारी। और आदित्य L1 इसका नाम क्यों पड़ा? देखिए आदित्य का मतलब होता है सूर्य और L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट वन। मतलब लैग्रेंज पॉइंट वन वो पॉइंट है जहाँ पे आदित्य स्पेस जो ऑब्जर्वेटरी है उसको भेजा जाएगा, इसलिए इसका नाम आदित्य L1 मिशन है। ठीक है। अब ये इंडिया की क्या है, फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है जो कि सन को स्टडी करेगी। ये जो लैग्रेंज पॉइंट है वो लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से। और ये माना जा रहा है कि 120 दिन लगेंगे लैग्रेंज पॉइंट में जाने में इस पर्टिकुलर स्पेस ऑब्जर्वेटरी को। ठीक है। इसके अलावा देखेंगे कि इस जो ये ऑब्जर्वेटरी है इसमें 7 पेलोड्स हैं जो कि सन के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड आउटर स्फीयर और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन को स्टडी करेंगे। एक बार मैं सन का स्ट्रक्चर भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए सन का जो स्ट्रक्चर है, सबसे अंदर है कोर, उसके बाद आपको रेडिएशन जोन देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको कन्वेक्शन जोन देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको फोटोस्फीयर देखने को मिलेगा, फिर क्रोमोस्फीयर और जो ये सबसे बाहर वाला जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे बोलते हैं हम कोरोना। ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली जो 7 पे लोड्स जाएंगे आदित्य L1 मिशन के साथ, ये फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना को स्टडी करेंगे। ठीक है। अब जो लैग्रेंज L1 पॉइंट है ये क्या होता है इसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। बट जो लैग्रेंज वन पॉइंट का जो एडवांटेज देखने को मिलेगा कि हमारा जो मिशन होगा वो कंटिन्यूसली सन को देखता रहेगा और विदाउट एनी इंटरफेरेंस। अगर कोई सोलर इक्लिप्स या कुछ दूसरे तरीके, सोलर इक्लिप्स हो गया और लूनर इक्लिप्स हो गया, उस टाइम पे भी कंटिन्यूसली जो सन होगा वो जो स्पेस मिशन है हमारा जो आदित्य L1 वो कंटिन्यूसली सन को स्टडी कर सकता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस। इसमें 7 पेलोड हैं, उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप एक बार देख सकते हैं, क्या पता एग्जाम में आ ही जाए। ठीक है। तो VELC है जिसका मतलब होता है विजुअल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। SUIT सूट का मतलब होता है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। SOLX का मतलब होता है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। HEL1OS का मतलब है यहाँ पे हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सट्रो स्पेक्ट्रोमीटर। ASPEX का मतलब है कि आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। और PAPA का मतलब है कि प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने इसलिए बताई आपको कि सो डैट अगर कभी एग्जाम में आ भी गया तो थोड़ा सा चीज़ें आपको याद रहे। ठीक है। अब लैग्रेंज L1 पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। लैग्रेंज L1 पॉइंट क्या होता है मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये सन है, ये अर्थ है और इनके बीच में ठीक है L1 पॉइंट। एक मिनट चेंज कर देते हैं इसका वो, ये देखिए। तो अब मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ। देखिए ये है यहाँ पे आपका, ये सन मान के चलते हैं और ये यहाँ पे अपना अर्थ मान के चलते हैं। इसके बीच में L1 पॉइंट है जहाँ पे हम आदित्य L1 मिशन को भेजेंगे। तो यहाँ पे सन का भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और अर्थ का भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो ये जो दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है L1 पॉइंट पे, ये अपने सेंटीपिटल फोर्स से इन दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स को नलीफाई कर देगा और इस तरीके से ये उस पर्टिकुलर जो L1 पॉइंट का जो L1 पॉइंट है, लैग्रेंज पॉइंट है, उसके ऑर्बिट में पर्टिकुलरली घूमता रहेगा इस तरीके से। ठीक है। तो वहाँ पे जो फ्यूल की जो एफिशिएंसी होगी ना वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अब आप शायद चीज़ों को समझ गए होंगे कि L1 पॉइंट क्या होता है, लैग्रेंज पॉइंट। तो टोटल 5 पॉइंट है हमारे स्पेस में जिनको लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं, जैसे
आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये L1 पॉइंट है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है, ये L5 पॉइंट है। तो और देखिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो स्पेस क्राफ्ट है, जो हमारा जो लॉन्च व्हीकल है, कौन इसको भेजेगा। तो देखिए जो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जो कि एक्सेल वेरिएंट है, इस पर्टिकुलर मिशन को लॉन्च करेगा। जैसे कि मैंने आपको परसों मैंने एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पे मैंने वेरियस लॉन्च व्हीकल्स के बारे में बताया था। तो इस पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल के बारे में भी मैंने वहाँ पे बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जितना इंपॉर्टेंट था वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब आगे बढ़ते हैं। ये पर्टिकुलरली ये जो आर्टिकल है यहाँ पे आप देखेंगे, ये फर्स्ट पेज पे था हिंदू के। यहाँ पे जो अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा है कि जब सेंटर को देखिए, अभी जो ये केस चल रहा है यहाँ पे, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है कि जो आर्टिकल 370 है उसका जो एब्रोगेशन था वो सही था कि नहीं था। इस प्रकार से वहाँ पे केस चल रहा है सेंटर और स्टेट के बीच में। अब यहाँ पे एक मुद्दा आया है आर्टिकल 3 का। तो आर्टिकल 3 में क्या है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए आर्टिकल 3 के अंदर क्या है। देखिए आर्टिकल 3 के अंदर पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो नया स्टेट बना सकते हैं बाय सेपरेटिंग द टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये किसी भी स्टेट की जो एरिया है उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है पार्लियामेंट। इसके अलावा किसी भी स्टेट का जो नाम है वो चेंज किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। और दूसरा है कि स्टेट की जो बाउंड्रीज है उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। बट यहाँ पे दो कंडीशन है, दो कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है। देखिए दो कंडीशन ये है कि एक तो जो ये पार्लियामेंट अगर आर्टिकल अंडर 3 के अंदर जो काम करेगा, तो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब विदाउट एनी रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ये आर्टिकल 3 का प्रयोग नहीं कर सकती है हमारी पार्लियामेंट। दूसरा ये है कि जो प्रेसिडेंट साहब होंगे वो उस पर्टिकुलर जो स्टेट है जिसकी बाउंड्री में चेंज वगैरह किया जा रहा है उसको उससे कंसल्ट जरूर करेंगे। अब जब वो उनसे कंसल्ट करेंगे तो वो बातें नहीं होंगे कि जो स्टेट है वो अपनी जो रिकमेंडेशन दे रहा है या कुछ भी बात कह रहा है उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो पर्टिकुलरली हमारे प्रेसिडेंट साहब पे ही निर्भर करेगा। तो ये है पर्टिकुलर आर्टिकल 3 के अंदर। अब आपका होमवर्क ये है कि आज आप आर्टिकल 1 से लेकर 4 के बारे में पढ़ोगे। बहुत सरल है, आप इसको आज देखोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करी गई है ये पर्टिकुलर आर्टिकल में कि जो एमएसपी जो हाइक हो रहा है, नीति आयोग और कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बोला है कि जो आप एमएसपी हाइक कर रहे हो ना, उससे क्या होगा, हमारा जो इन्फ्लेशन होगा ना वो कंट्रोल में नहीं आएगा, वो कंट्रोल में नहीं आएगा। अब बात क्या है कि इन्फ्लेशन की बात यहाँ पे क्यों हो रही है कि अगर आप इस पर्टिकुलर टेबल पे नज़र लगाओगे तो आप देखोगे जुलाई में हमारा जो रिटेल इन्फ्लेशन है, सीपीआई का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 7.44 तक चला गया है। और हमारे आरबीआई को क्या बोला हुआ है कि 2 से लेकर 6% के बीच में आपको इन्फ्लेशन रखना है। अब बात ये हो रही है कि इन्फ्लेशन तो हो गया इस ब्रैकेट से ज़्यादा, जो कि हमारे लिए घातक है, ठीक है। और क्योंकि चीज़ों का जो प्राइस है बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अभी साथ में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कह रही है कि एमएसपी को हाई करना है। अब एमएसपी को हाई करने से नीति आयोग और कॉमर्स मिनिस्ट्री बोली कि हमें भाई उससे क्या होगा, हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। साथ साथ में WTO की जो सब्सिडीज़ क्या है उसका भी लिमिटेशन है यहाँ पे कि हमें सब्सिडीज़ हम एक हद तक ही दे सकते हैं WTO के अंदर। तो आज पर्टिकुलरली देखिए जो ये इन्फ्लेशन वाली बात है, 2-3 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाई है। वहाँ पे हमने इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे डिस्कस करा। वहाँ पे मैंने सीपीआई इन्फ्लेशन क्या होता है, WPI इन्फ्लेशन क्या होता है, इसके अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, कौन इसको रिलीज़ करता है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। आप चाहे तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज पर्टिकुलरली हम WTO की जो सब्सिडीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो WTO के बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। तो WTO को जानने से पहले वहाँ का स्ट्रक्चर देखते हैं कि WTO का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, ठीक है। अब देखिए WTO का जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। इसके अलावा जनरल काउंसिल है और थर्ड होते हैं डायरेक्टर जनरल, ठीक है। इस तरीके से जो WTO है उसका स्ट्रक्चर है। मिनिस्ट्रियल जो कॉन्फ्रेंस है वो हर 2 साल में एक बार मिलती है और जो भी पॉलिसी डिसीजन होते हैं वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के द्वारा लिए जाते हैं। अब जनरल काउंसिल का काम क्या होता है, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो जनरल काउंसिल देखती है और जो पॉलिसी डिसीजन लिए जाते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं किसके द्वारा, जनरल काउंसिल के द्वारा। अब जनरल काउंसिल में 2 बॉडीज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डैट इज़ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एंड ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी।
अब देखिए हमने ना पर्टिकुलरली 2-3 दिन पहले डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के बारे में बात करी थी। आप सभी को याद होगा कि जब हमने डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की बात करी थी तो हमने बोला था कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर के अंदर जो एपिलेट बॉडी है वो अभी डिसफंक्शन हो चुकी है 2019 से, क्योंकि वहाँ पे जो इसकी मेंबर हैं वो है नहीं वहाँ पे, तो वो जो बॉडी है वो डिसफंक्शन है। तो ये चीज़ हम बात कर चुके हैं इस पर्टिकुलर के बारे में, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, 2-3 दिन पहले की ही वीडियो है वो, ठीक है। ये पर्टिकुलर काउंसिल है जनरल काउंसिल के अंदर, ठीक है। आज हमारा जो मेन मुद्दा है हम बात करेंगे यहाँ पे सब्सिडीज़ की बात करेंगे। तो सब्सिडीज़ में जो इम्पोर्टेंट बात है वो देखेंगे एग्रीकल्चर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की बात। एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट देखिए, जो डब्ल्यूटीओ के अंदर जो एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, ये 3 चीज़ें कहता है। ये 3 चीज़ें क्या कहता है? ये कहता है कि पहले तो आप जो अपनी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है ना उनको रिड्यूस कीजिए, क्योंकि अगर आप इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को कम करेंगे तो तभी तो डेवलप्ड कंट्री से आपकी कंट्री में सस्ते दामों में सामान आ पाएगा। दूसरा ये कहते हैं कि रिड्यूज एक्सपोर्ट सब्सिडी, मतलब जो आप एक्सपोर्ट सब्सिडी दे रहे हो ना, तो इतनी ज़्यादा सब्सिडीज़ मत दीजिए कि आपका जो सामान है वो अदर कंट्रीज़ की अपेक्षा बहुत कम हो जाए, उसकी जो कीमत है बहुत कम हो जाए और आप अलग अलग कंट्रीज़ में अपना जो सामान है बहुत कम्पिटिटिव प्राइस पे बेचने लग जाओ और लोगों से, तो उससे क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो दूसरे कंट्रीज़ वाले बोलेंगे कि भाई आपके सामान क्या है, सस्ता बिक रहा है हमारे से, तो आपका ही सामान ज़्यादा बिकेगा। तो इसलिए ये कहते हैं कि अपनी एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ को क्या करना है, कम करना है। इसके अलावा ये कहते हैं कि जो आपकी जो डोमेस्टिक सब्सिडीज़ है हमारे इंडिया के अंदर, जैसे डोमेस्टिक सब्सिडी क्या हुई, अभी जैसे हम एमएसपी की बात कर रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर सब्सिडी दी जाती है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी दी जाती है, तो ये विभिन्न प्रकार की सब्सिडीज़ हैं जो हम फार्मर को सपोर्ट करने के लिए देते हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिक सब्सिडीज़ की बात की जाती है। तो हमारा जो पर्टिकुलर मुद्दा है इन डोमेस्टिक सब्सिडीज़ के बारे में। अब जो ये सब्सिडी दी जा रही हैं वो 3 प्रकार के हैं डब्ल्यूटीओ के अंदर। पहली है ग्रीन सब्सिडी, दूसरी है ब्लू सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स बोलते हैं इसको, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स कहते हैं इसको। अब ग्रीन बॉक्स वो सब्सिडीज़ होती हैं जिन पे कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी दे सकते हैं। तो ग्रीन बॉक्स जो सब्सिडीज़ हैं ये जैसे कि यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह के लिए दी जाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दी जाती हैं, तो ये ग्रीन बॉक्स के अंदर दी जाती हैं। वही ब्लू बॉक्स के अंदर वो सब्सिडीज़ दी जाती हैं अगर प्रोडक्शन लेवल के साथ वो सब्सिडी इंक्रीज़ नहीं होती। अगर आपको प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ हो रहा है तो फिर आपको सब्सिडी देना बंद किया जाएगा, तो वो ब्लू बॉक्स के अंदर दी जाती है ऐसी सब्सिडी। और अम्बर बॉक्स सब्सिडीज़ क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, और यहाँ पे जो डी मिनिमस लेवल है उसके बारे में भी अभी डिस्कस करते हैं। अब देखिए अम्बर बॉक्स सब्सिडीज़ क्या होती है? ये होती है अम्बर बॉक्स सब्सिडीज़, मतलब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ जो डोमेस्टिक सब्सिडी परमिटेड की जाती है डब्ल्यूटीओ के अंदर, ठीक है, जो आप दे सकते हो अपनी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। आप अपनी कंट्रीज़ के फार्मर को सब्सिडी दे सकते हो विद इन ए परमिटेड लिमिट, ठीक है। इवन वो जो सब्सिडीज़ हैं वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रही हो, ठीक है, तो एम्बर बॉक्स के अंदर दी जाती है। पर आप कितनी सब्सिडी दे सकते हो इसकी भी एक लिमिट है, परमिटेड लिमिट है। वो कितनी लिमिट है वो यहाँ पे दी गई है, उसको ही हम कहते हैं डी मिनिमस लिमिट कहते हैं। उसको हम कितनी हम डोमेस्टिक सब्सिडी दे सकते हैं उसको ही डी मिनिमस लिमिट कहते हैं। अब जो ये डी मिनिमस लिमिट है, मतलब मिनिमम लिमिट कितनी है आपकी डोमेस्टिक सब्सिडी की, वो कैलकुलेट की जाती है 1986 और 88 के प्रोडक्शन के टाइम पे, ठीक है, कि आपका जो प्रोडक्शन था इस पर्टिकुलर ईयर में कितना था, और इसी के लेवल पे ही इसको क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है। अब डी मिनिमस लेवल में क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होंगी ना, वो जो प्रोडक्शन लेवल था 1986 से लेकर 88 के बीच में, उसका 10% ही सब्सिडी दे सकते हैं। जो प्रोडक्शन की जो वैल्यू थी ना उसका 10% ही क्या कर सकते हैं, सब्सिडी दे सकते हैं डेवलपिंग कंट्री। वहीं अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें ना, तो वो अपने प्रोडक्शन की जो वैल्यू थी ना उसका 5% ही क्या कर सकते हैं, सब्सिडी दे सकते हैं। बट यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, वहाँ ये अपना इशू को यहाँ पे एक रेज करती है। इशू रेज क्या करती है मैं बताता हूँ आपको। देखिए 1986 और 88 के बीच में डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में बहुत ज़्यादा अंतर था। जहाँ पे इस लेवल पे डेवलपिंग कंट्री जब इस टाइम पे थी तो उनका जो प्रोडक्शन था ना वो बहुत ज़्यादा कम था। यानी कि मान लीजिए इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा था ना वो 100 रुपये वीट का हो रहा था मान लीजिए, ठीक है। तो इंडिया कितनी सब्सिडी दे पाएगी, 10% मतलब 10 रुपये सब्सिडी दे पाएगी। वही अगर आप देखोगे ना डेवलप कंट्रीज़ के अंदर वह प्रोडक्शन लेवल डेवलपिंग कंट्री से बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। तो मान लीजिए डेवलप कंट्री का जो प्रोडक्शन था ना उस टाइम पे उसकी जो वैल्यू थी वो 1000 रुपये थी, ठीक है। तो 1000 रुपये का 5% कितना आएगा, 1000 रुपये का 5% आप देखोगे तो वो ये आएगा 50,
ठीक है, ये आएगा 50 रुपये। तो आप देखोगे तब भी देखो कि हमारा था 5 रुपये आ रहा था सब्सिडी और इनका आ रहा 50, तब भी मतलब कितना गुना है, 10 गुना ज़्यादा है। तो आप देखोगे तो इस तरीके से क्या हो रहा है, डेवलपिंग कंट्री के साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, इस जो ये इशू है इसको, जो ये इशू है इसको, ये कंसर्न है डेवलपिंग कंट्री का कि ये जो मिनिमम लेवल है ये गलत है, और इस वजह से बार बार जो डेवलपिंग कंट्री इस चीज़ को, ये मुद्दा है वो उठाती ही रहती है। तो आई होप आप चीज़ों को अब समझ गए होंगे। तो डब्ल्यूटीओ के बारे में हमने पढ़ दिया, इतनी ही जानकारी आपके लिए आज के लिए इम्पोर्टेंट थी। जैसे जैसे और भी चीज़ें आती रहेंगी उनके बारे में भी हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करी है कांत पैनल रिपोर्ट के बारे में। देखिए अभी क्या है ना कि जो अमिताभ कांत जी हैं, उनकी एक कमेटी बनाई गई थी, किसके लिए, जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट हैं उनके लिए। अब स्टॉल्ड प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट थे ना, उनके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, किसके द्वारा कमेटी बनाई गई थी, किसके चेयरमैनशिप के अंडर, अमिताभ कांत जी के चेयरमैनशिप के अंदर, जिसमें टोटल 14 मेंबर थे। अभी नारडेको ने क्या करा है, ये है नारडेको मतलब नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने क्या किया है कि उन्होंने बोला कि जो उन्होंने कहा है कि जो रिकमेंडेशन दी गई है अमिताभ कांत जी पैनल के द्वारा, उसमें डायरेक्ट सपोर्ट नहीं दिया गया है डेवलपर्स को, जो स्टेक होल्डर्स हैं। तो क्या है, इन सभी के बारे में हम बात करते हैं। और पर्टिकुलरली जो ये अमिताभ कांत जी पैनल है, उन्होंने बोला है कि अगर हमें अपने इंस्टॉल प्रोजेक्ट को वाइबल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हेयर कट करना पड़ेगा। तो हेयर कट क्या होता है उसके बारे में भी बात करते हैं हम, ठीक है। अब पर्टिकुलरली पहले तो हम इंस्टॉल प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब जो इंस्टॉल प्रोजेक्ट है हमारे, इसका मतलब होते हैं ऐसे प्रोजेक्ट जो स्टॉप हो चुके हैं इम्प्लीमेंटेशन होने से, मतलब वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और इसके अलावा उनके पास जो बजट है वो प्रॉपर नहीं है, सो डेट वो अपने जो फैसिलिटी है, जो प्रोजेक्ट है, उसको आगे बढ़ा पाए। तो स्टॉल प्रोजेक्ट का मतलब ये हो गया। अब हेयर कट क्या हो गया, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। हेयर कट का मतलब क्या होता है, देखिए हेयर कट एक ऐसी लोअर वैल्यू होती है किसी भी एसिड की, जो कि एज ए कोलेटरल यूज की जाती है लोन लेने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। सपोज यहाँ पे ये घर है, ठीक है, ये एक एसिड हो गया आपके लिए, इसकी वैल्यू है जैसे 10 करोड़ रुपये, ठीक है। अब आप सपोज लोन ले, अब ये है स्टॉल प्रोजेक्ट। अब आप लोन लेने गए और आपने बोला यार कोलेटरल, एज ए कोलेटरल आप लोन लेने गए बैंक से, आपने बोला एज ए कोलेटरल मैं अपने इस पर्टिकुलर घर को रख रहा हूँ, ये है 10 करोड़ का मार्केट वैल्यू, इसकी 10 करोड़ है। पर जो बैंक है वो बोलेगा ना ना भैया, हम आपको क्या नहीं देंगे, 10 करोड़ नहीं देंगे, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो स्टॉल प्रोजेक्ट है, इसमें तो कुछ आगे बढ़ ही नहीं पा रही हैं चीज़ें। तो आप ऐसे कीजिए, हम इस पर्टिकुलर जो एसेट की जो वैल्यू है इसको 75 लाख रुपए लगा रहे हैं, ठीक है, तब जाके हम आपको लोन देंगे। तो 10 करोड़ से अब उसकी वैल्यू कितनी होगी, 75 लाख रुपए होगी, यानी कि 25 लाख रुपए की क्या होगी, हेयर कट होगी, यानी कि 25 लाख रुपए की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इसी 25 लाख रुपए को हम क्या कह रहे हैं, हेयर कट कह रहे हैं। तो आई होप अब चीज़ों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ यहाँ पे आप पढ़ते हैं, ए हेयर कट रिफर टू लोअर देन मार्केट वैल्यू प्लेस्ड ऑन एसेट बीइंग यूज्ड एज कोलेटरल फॉर लोन। तो आई होप अब आप दोनों चीज़ों को ही समझ गए होंगे। अब रिकमेंडेशन क्या दी गई है अमिताभ कांत पैनल के द्वारा। अब यहाँ पे रिकमेंडेशन ये दी गई है कि सबसे पहले हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उनको एक रिहेबिलिटेशन पैकेज देना होगा, कि इनको जो स्टॉल प्रोजेक्ट है उनके डेवलपर को एक क्या करना पड़ेगा, रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट देना होगा, सो डैट वो टाइमली अपना जो इंस्टॉल प्रोजेक्ट है उनको कंप्लीट कर पाए। जीरो पीरियड की बात की गई है। जीरो पीरियड यहाँ पे पर्टिकुलरली उस पीरियड को बोल रहे हैं जहाँ पे लोन देना बहुत ही इम्पॉसिबल था, जैसे कि कोरोना का टाइम हो गया, ठीक है, और अदर ऐसा टाइम हो गया जहाँ पे जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है बिल्कुल कम हो गई है, कमज़ोर हो गई है, तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट और पेनल्टी है उसको क्या करना है, सस्पेंड कर देना है, उसको नहीं देना है। इसके अलावा को डेवलपर को बोल रहा है कि आप डेवलपर की मदद कीजिए, सो डैट की जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो सके। पार्सल सरेंडर पॉलिसी में क्या बोला है कि ऐसे डेवलपर जिनका आउटस्टैंडिंग ड्यू है, आउटस्टैंडिंग ड्यू का मतलब अभी भी जो उनका लोन देना बचा हुआ है, अगर वो दे नहीं पा रहे हैं तो वो क्या करे, अगर उनके पास कोई अनयूज लैंड है तो उसको सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि जो एक्सटेंशन प्लान का अप्रूवल करना है, मतलब जो इंस्टॉल प्रोजेक्ट है उनको एक्सटेंड करना है और उनको पैसे देने हैं, सो डैट कि वो अपना जो प्लान है उसको एक्सटेंड कर सके और टाइमली चीज़ों को कंप्लीट कर पाए।
नो पेनल्टी ऑन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिया जा रहा है उस पर आप पेनल्टी नहीं लगेगी। और जो बोला गया है कि अगर आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट की तरफ भी जाओगे तो वो लास्ट एज ए लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए। एज ए लास्ट रिसोर्ट का मतलब ये है कि जब जो प्रोजेक्ट डेवलपर है अगर वो नहीं दे पा रहा है, सारी चीज़ें ख़राब हो गई, मतलब जीरो पीरियड में भी वो नहीं बैठ पा रहा है या वो किसी भी तरीके से अपना लोन नहीं दे पा रहा है या प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो तब जाके आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर जाए। उसके अलावा बोला है कि इन्फोर्समेंट ऑफ रेरा। रेरा क्या है? रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2016 में आया था और इसमें कहा गया है कि जितने भी प्रोजेक्ट है उनको रजिस्टर्ड करना है। किसके अंदर? रेरा के अंदर रजिस्टर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। मतलब इसके अंदर आपको इनको जो भी प्रोजेक्ट है उनको रजिस्टर करना है, ठीक है। इसके अलावा रेजोल्यूशन फॉर इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट, जो भी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है उसके लिए कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन देना है रेरा को विद इन 30 डेज। तो ये सारी रिकमेंडेशन है जो कि अमिताभ कांत बनर्जी के द्वारा दी गई है। नाउ आगे बढ़ते हैं। ये है यहाँ पे FSDC के बारे में। FSDC की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो डेवलपमेंट काउंसिल है इसके बारे में यहाँ पे इसलिए मैंने बताया आपको क्योंकि UPSC ने इसके बारे में सवाल पूछा था पहले भी, ठीक है। तो इसको इस्टेब्लिश कब किया गया? 2010 में। और ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये किसी पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा नहीं बनाई गई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। इस पर्टिकुलर जो ये काउंसिल थी इसको तब बनाया गया जब जो रघुराम राजन कमेटी बनाई गई थी 2008 में, उन्होंने ये प्रपोज किया था कि हमें FSDC जैसी कोई चीज़ बनानी है। इसके अलावा जो इसके जो हेड होते हैं किस पर्टिकुलर, ये FSDC के जो हेड होते हैं वो अपने फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, याद रखिएगा। और ये इसके अंदर एक सब कमेटी होती है, इसके हेड होते हैं गवर्नर ऑफ RBI। इस चीज़ को भी आप याद रखना। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन यही होता है कि मार्केट में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना के रखनी है, जो इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन है उनको इन्हेंस करना है, जो फाइनेंस सेक्टर डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ही इसका काम है। इसके अलावा जो मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन है इकोनॉमी के, उनको मॉनिटर करना है। तो ये सारी चीज़ें कि मतलब किस तरीके से हमारी इकोनॉमी इंटैक्ट रहे, स्टेबल रहे, प्राइस की स्टेबिलिटी रहे, विभिन्न जो सेक्टर्स हैं उनके बीच में अच्छा सा जो कोऑर्डिनेशन है वो बना रही है। तो ये सारे काम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल की। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं लीबिया के बारे में। अभी क्या हुआ कि लीबिया प्राइम सेक्स मिनिस्टर एज रो ओवर इजराइल मीट ग्रो। देखिए जो लीबिया के जो प्राइम मिनिस्टर है अभी उन्होंने क्या किया, अपने मिनिस्टर को डांटा। क्यों? क्योंकि इस मिनिस्टर ने इजराइल के जो कोई ऑफिसर थे उनके साथ मीट करी। क्योंकि जो लीबिया है ना, ये इजराइल को कोई कंट्री नहीं मानता है, वो करता है पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये इशू नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो लीबिया है इसकी पर्टिकुलर लोकेशन है क्या। अब आप देखोगे लीबिया की लोकेशन को, तो ये लीबिया है ना अफ्रीका में है, और अफ्रीका की लोकेशन को हम लगातार 2-3 दिनों से ही पढ़ते जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि ये पर्टिकुलर जो रीजन है ये साहिल रीजन है, ये साहिल रीजन है। और इस साहिल रीजन में अभी बहुत ज़्यादा कू देखने मिला है सारी कंट्रीज़ में, चाहे वो माली हो, नाइजर हो, चैड हो, सूडान हो। ये जो सारी कंट्री है यहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे है मोरक्को, ये है अल्जीरिया, ये है टूनीसिया, और पर्टिकुलरली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लीबिया की और इजिप्ट की। 1-2 दिन पहले हमने ग्रीस की बात करी थी, साइप्रस की बात करी थी, ठीक है। यहाँ पे है सी ऑफ एजेजियन, ये है सी ऑफ मरमरा, ये है डार्डेनालिस, ठीक है स्टेट, ये है सी ऑफ बर्बरस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ब्लैक सी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं आपको फिर से दोबारा से बता देता हूँ, ये आपको मेडिटेरियन सी देखने को मिलेगा, यहाँ पे एजिजियन सी है, ठीक है। ये बीच में देखेंगे तो आप सी ऑफ मरमरा है, और ये ब्लैक सी है। ब्लैक सी के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। अभी हमने ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव्स के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव्स के बारे में भी। तो इस तरीके से आपको मैपिंग ज़रूर देखनी है जब भी कोई चीज़ कंट्री यहाँ पे न्यूज़ पे रहती है। तो आज के जो हमारे डिस्कशन था करंट इशू एनालिसिस का इतना ही है, और कैसी भी वीडियो हमारी लगी आप ज़रूर बताइएगा। करंट इशू एनालिसिस किस तरीके से धीरे धीरे बेहतर होता जा रहा है इसके बारे में भी हमें बताइएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अभी के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।